ओके क्लास 10th आप लोगों का लास्ट चैप्टर चल रहा था हमारे पास में, सॉरी लास्ट क्लास में आपके ह्यूमन आई चल रहा था। और ह्यूमन आई से हम लोग जो थे वो घुस चुके थे डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अंदर। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने ये चीज़ की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने पढ़ा था प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रिज्म का टॉपिक चल रहा था। और मैंने आपको बताया था कि जब भी इंसिडेंट रे जो होती है हमारे पास में वो जाती है प्रिज्म से टकराती है तो बेस की तरफ मुड़ जाती है। देखो, अगर ये प्रिज्म यहाँ नहीं होता तो ये इंसिडेंट रेट जो होती है वो सीधी निकल जाती। परंतु यहाँ पे प्रिज्म था और प्रिज्म ने क्या किया, इसको अपने बेस की तरफ क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, नीचे की तरफ बेस की तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये वाली हमारी इमेजेंट रे रही। अगर ये प्रिज्म यहाँ पे नहीं होता तो ये जो इंसिडेंट रे ये सीधी निकल जाती। जिस कारण से ये प्रिज्म था, इस कारण से ये क्या हुआ, नीचे की तरफ शिफ्ट हुई। तो ये जो हमारे पास में ये पूरा का पूरा डेविएशन आया, ये इस डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इस पूरे को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट की मैंने आपको कहानी बताई थी कि बेटा ये स्टार्ट हुआ था डिस्पर्जन ऑफ लाइट जब न्यूटन भाई साहब जो थे मजाक मजाक के अंदर क्या कर देते हैं, इस लॉ को निकाल देते हैं। वो लॉ कैसे निकालते हैं, न्यूटन भाई साहब जो होते हैं वो ग्लास प्रिज्म से कुछ काम कर रहे थे, उनकी एक नज़र और एक ऑब्जर्वेशन जो होती है वो उनको काफ़ी ज़रा सोचने पे मजबूर कर देती है। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी, जैसे ही सूरज की किरणें प्रिज्म पे पड़ रही थी तो प्रिज्म के सराउंडिंग पे क्या बन रहा था हमारे पास में, प्रिज्म के सराउंडिंग में बन रहे थे हमारे पास में 7 कलर्स की लाइट। तो उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि भैया यार ये प्रिज्म से हमारे पास में 7 कलर की लाइट क्यों निकल रही है। और जब उन्होंने खोज किया और एक्सपेरिमेंट किए तब उनको समझ में आया कि वाइट कलर जो होता है, यानी जो वाइट कलर की लाइट होती है वो एक्चुअल में 7 कलरों से मिली हुई है। यानी कि 7 कलर जब जुड़ते हैं तब जाके वाइट कलर की लाइट बनती है। और कहीं ना कहीं ये प्रिज्म रखने से वो 7 कलर अलग अलग क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए, अलग अलग हमें दिखने लग गए। 1665 के अंदर न्यूटन ने अपनी थ्योरी को साबित किया लोगों के सामने और ये बताया कि एक्चुअली में जो वाइट कलर की जो लाइट होती है जो सूरज से आती है वो हमारे पास में 7 कलरों से बनी होती है। और वही चीज यहां दे रखी है, इन द ईयर 1665 न्यूटन ने डिस्कवर किया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो ग्लास प्रिज्म होते हैं वो वाइट लाइट को क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके दिखा सकते हैं। और यही भी हमें समझ में आता है कि ये 7 कलरों से ही हमारी वाइट लाइट बनी होती है। इसका मतलब ये है हमारे पास में कि जो ये वाइट लाइट जो होती है वो मिक्सचर होती है 7 कलर का। वाइट लाइट जो होती है हमारे पास में उसमें 7 कलर होते हैं। न्यूटन ने फाउंड किया कि अगर कोई भी बीम ऑफ लाइट, अगर किसी भी बेटा बीम ऑफ वाइट लाइट को अगर हम एक ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म से पास करेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा, एक वाइट लाइट मिलेगी जो कि एक बैंड ऑफ 7 कलर्स को तोड़ देगी ऑन अ वाइट स्क्रीन। यानी वाइट स्क्रीन पे हमें क्या दिखाई देगा, 7 कलर दिखाई देंगे। हमें 7 कलर दिखाई देंगे एक प्रिज्म से अगर हम लाइट को क्या करते हैं, पास करने के लिए। एंड द बैंड्स ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड, यानी कि जो भी बैंड्स हुए 7 कलर जो हमारे फॉर्म हुए वाइट स्क्रीन पे, जब भी हमने कभी भी वाइट लाइट को पास किया उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। यानी आज के बाद आपसे पूछें कि स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट क्या है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट में आप क्या बोलोगे कि सर स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट होता है 7 कलर, 7 कलर। अब भैया इस 7 कलर को आपको याद भी रखना पड़ेगा, ये 7 कलर को आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो इन 7 कलर को हम याद करवाते हैं टीचर्स विबग्योर नाम से, विबग्योर नाम से इसको याद करवाते हैं। V का मतलब होता है वॉयलेट, I का मतलब होता है इंडिगो,
ब्लू का मतलब, बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज और आर का मतलब होता है रेड। ऐसे करके ये 7 कलर हो गए। और कमाल की बात यह है कि ये 7 कलर आपको देखने को मिलते हैं रेनबो के अंदर भी। यानी कहने का मतलब है कि रेनबो के अंदर भी हमें 7 कलर, यानी इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर देखने को मिलते हैं। वो भी एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जहां पर व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलरों में बिखर जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? द 7 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर, जो ये 7 कलर होते हैं स्पेक्ट्रम के, वो कौन से होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ये सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने आपको लिखवाया है VIBGYOR, उल्टा लिखवाए हैं विबग्योर। आपको याद करने में आसान होगा इसलिए मैंने विबग्योर उल्टा लिखाया है। द स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट, यानी कि जब व्हाइट लाइट टूटती है बेटा, बिखरती है 7 कलरों के अंदर, टूटती है बेटा, बिखरती है 7 कलरों के अंदर, उसी को देखा हम बेटा, हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी यहाँ पर हमारी लाइट जो होती है वो डिस्पर्स हो जाती है 7 कलरों के अंदर। चलो, तो ये जो स्प्लिटिंग अप होती है व्हाइट लाइट की 7 कलरों के अंदर, यही हमारे पास में होती है ग्लास प्रिज्म के थ्रू। इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा गया है। द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड। ये डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट जो होता है हमारा इसलिए होता है क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से क्या होते हैं बेटा, हमारे पास में लाइट ट्रेवल करती है। सर समझ में नहीं आया बेटा, याद करो मैंने लाइट चैप्टर में आपको रिफ्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था, और उस रिफ्रैक्शन वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको समझाया था कि लाइट जो होती है वो क्यों रिफ्रैक्ट होती है, यानी बैंड क्यों होती है। अगर आपको याद नहीं आ रहा, मैं एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आपकी याददाश्त पे जो धूल पड़ गई है उसको मैं आराम से फूंक मार के क्या कर सकूं, हटा सकूं। तो बेटा मैंने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनवाए थे आपसे, बहुत सारे डायग्राम बने थे, ठीक है ना, कम से कम अपन ने 4-5 डायग्राम बनाए थे। और मैंने बताया था कि एक व्हाइट लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है, बेंड हो जाती है। यानी कि व्हाइट लाइट जो है हमारे पास में, लाइट व्हाइट लाइट लिख रहा है गलती से बेटा मुंह से, पर हाँ समझ जाओ लाइट, ठीक है, लाइट हमारी सीधी सीधी चली जाती, सीधे सीधे चली जाती, पर वो बेंड हो गई है। वो बेंड क्यों हो गई है उसके पीछे रीजन क्या बताया था मैंने, कि भैया बेंडिंग ऑफ लाइट इसलिए होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट इसलिए होती है, अगर मैं यहां लिखूं बेंडिंग ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट इसलिए होती है, रिफ्रैक्शन इसलिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास में स्पीड जो है ऑफ लाइट चेंज होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। बेटा अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी तो क्या होगा, बेंडिंग होगी। और मेरे बच्चे यहां पे भी वही चीज लिखी हुई है कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स, होता क्यों है, देखो यहां पे लिखा हुआ है साफ, होता क्यों है, यहां पे रीजन बता रखा है, ये रीजन है आपके पास में कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इसलिए होता है क्योंकि कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट जो है वो डिफरेंट स्पीड में ट्रेवल करते हैं। यानी व्हाइट लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, व्हाइट लाइट की डिफरेंट स्पीड होती है, जिस कारण से डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के अंदर ट्रेवल करते हैं। अब भैया ऑब्वियसली बात है, रेड की स्पीड अलग होगी, ऑरेंज की अलग होगी, ग्रीन की अलग होगी, वॉयलेट की अलग होगी, ब्लू की अलग होगी, और बाकी बच्चे कलर की अलग होगी। हर किसी किसी की अपनी अपनी क्या होगी बेटा, स्पीड होगी। और जब अपनी अपनी स्पीड होती है तो उनकी बेंडिंग भी अपने अपने हिसाब से होती है, और क्योंकि उनकी बेंडिंग भी अपने अपने हिसाब से होती है इसलिए कहीं ना कहीं जाकर वो हमें कलर्स भी अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है, कलर्स भी अलग अलग दिखाई देते हैं। ये देखो बेटा,
यहाँ पे आते हैं अपन कि जैसे ही बेटा मैंने व्हाइट लाइट डाली, जैसे ही बेटा मैंने व्हाइट बीम ऑफ लाइट डाली, यहां पर हमारे पास में ये लाइट जो है अलग अलग स्पीड में ट्रेवल कर रही है, जिस कारण से बिखर गई अलग अलग। ये क्या हो गई बेटा, बिखर गई अलग अलग। और अलग अलग बिखरने के बाद में हमारे पास में कुछ लाइट आई जो कि बहुत ही कम लीस्ट डेविएट हुई थी, और कुछ लाइट आई जो मैक्सिमम डेविएट हुई थी। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम डेविएट में क्या आ रहा है, वॉयलेट, ठीक है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। सबसे कम जो डेविएट हुई, डेविएट मतलब अपने रास्ते से भटकी, अपने रास्ते से भटकी, वो थी लीस्ट डेविएट, कौन सी बेटा, रेड, ठीक है। और वही मेरे बच्चे सबसे ज्यादा जो डेविएट हुई वो कौन सी थी बेटा हमारे पास में, वॉयलेट। वो कौन सी थी, वॉयलेट। यानी सबसे कम डेविएट होने वाली लाइन सॉरी कलर हमारा रेड होता है, और सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला कलर जो होता है वो कौन सा होता है हमारे पास में, बिल्कुल सही कहा आपने, ब्लू होता है। ब्लू कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है। मैंने आपको शायद लास्ट क्लास के अंदर यहां तक पढ़ा दिया था, और मैंने आपको कहा भी था कि सबसे कम डेविएट होने वाला अगर रेड कलर है मेरे बच्चे, तो कहीं ना कहीं रेड कलर जो है उसी से ही हमने डेंजरस साइन जो होते हैं हमारे बने होते हैं। जैसे रेड कलर की लाइट है बेटा, है ना, वो हमें दूर से ही दिख जाती है कि रेड कलर की है। कहीं पे कुछ रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है, वो दूर से दिखाई दे जाता है। और इसका रीजन भी यही है, हमने रेड कलर को क्यों चुना है, वो रेड कलर को इसलिए चुना है क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेड कलर जो है वो हमें बहुत दूर से दिख जाता है और लीस्ट डेविएट होता है, ठीक है। इसलिए हम उसको उस कलरों से क्या करते हैं बेटा, उस कलरों से पहचानते हैं, रेड कलर से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा, परफेक्ट। अब बेटा कुछ चीजें जो है ना वो आपको लिखनी है। सर क्यों, अरे बेटा उससे बहुत सारी चीजें जो है ना वो समझ में आती है, बहुत सारी चीजें उसी से क्लियर होती है, इसलिए उसको आप लिख लें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आप आराम से अपनी कॉपी में लिखें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। चलो कुछ चीजें लिखनी है तो पहले मैं आपको लिखा दूं वो चीजें। सबसे पहले बेटा यहां पे बात करेंगे, पहला है, हाँ, सबसे पहले हमारे पास में आएंगे, यहां लिखेंगे डेविएशन, ठीक है। फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर लिखेंगे वेवलेंथ, नहीं स्पीड, स्पीड, वेवलेंथ, ठीक है। ये 4 पैरामीटर बनाएंगे। यहां लिखेंगे मैक्सिमम और यहां लिखेंगे मिनिमम। अब इसका मतलब क्या हो गया मैं समझा देता हूं, इस टेबल को क्यों बना रहा हूं। यहाँ पे डेविएशन मैक्सिमम कौन सा कलर करता है और मिनिमम कौन सा कलर करता है, ये हमें देखना है, ठीक है ना। फिर उसकी वेवलेंथ देखेंगे, उसकी स्पीड को देखेंगे, ठीक है। करें शुरू। तो मेरे बच्चे आप लोगों को मैंने एक चीज तो बताई थी कि सर मैक्सिमम डेविएशन वाला कलर जो होता है वो वॉयलेट होता है, और साथ साथ में यहाँ लिख भी देंगे, वॉयलेट के साथ साथ यहाँ लिख भी देंगे ब्लू स्पेक्ट्रम, ब्लू स्पेक्ट्रम। सर ये क्यों लिखवा रहे हो बेटा, देखो मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, डार्कर, लाइटर एंड लाइटर, ठीक है, ये एक्चुअली में ब्लू स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। ये तीनों कलर मिलकर ये ब्लू के डिफरेंट शेड्स है, ठीक है। तो इसको ब्लू स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इसलिए मैंने यहां पे लिखवा दिया ब्लू स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है मेरे बच्चे, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे ये भी चीज आपको मैंने लिखवा दी है कि मिनिमम कहां होता है, रेड में। कहां होता है बेटा, रेड में, ठीक है। मिनिमम डेविएशन रेड में होता है। अगर हम मेरे बच्चे बात करें स्पीड की,
तो सबसे धीरे स्पीड जो होती है, मैक्सिमम स्पीड सबसे, है ना, पहले पहले मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड किसकी होगी? जो कम से कम डेविएट होगा, और कम से कम डेविएट कौन हो रहा है? रेड कलर। उसकी स्पीड तो सबसे मैक्सिमम होगी भाई। जो रास्ता कम भटक रहा है उसकी स्पीड सबसे तेज होती है, ठीक है। तो रेड कलर की स्पीड सबसे तेज होती है। और सबसे मिनिमम स्पीड किसकी होती है? अरे जो सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है, वॉयलेट। सबसे ज्यादा डेविएट होने वाले की स्पीड जो होती है वो सबसे सॉरी सबसे ज्यादा, सबसे कम स्पीड होने वाले जो होता है वो हमारे पास सबसे ज्यादा डेविएट होता है। इसलिए सबसे ज्यादा डेविएट कौन है? हमारा वॉयलेट है, यानी ब्लू स्पेक्ट्रम है। तो वही हमारे पास में यहां पर आ जाएगा, ब्लू स्पेक्ट्रम हमारे पास में सबसे ज्यादा स्पीड रखने वाला होगा, ठीक, सबसे कम स्पीड, सॉरी सबसे कम स्पीड रखने वाला होगा, ठीक है बेटा। अब आते मेरे बच्चे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी ब्लू कलर की। ब्लू कलर यानी कि वॉयलेट कलर, है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं वॉयलेट ब्लू स्पेक्ट्रम, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। और क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है मेरे बच्चे, इसलिए इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी। इसकी क्या होगी बेटा? शॉर्टर वेवलेंथ होगी। इसकी क्या होगी? शॉर्टर वेवलेंथ होगी। शॉर्टर वेवलेंथ बेटा छोटी वेवलेंथ होती है, छोटी छोटी वेवलेंथ बनेगी, ठीक है। वहीं बेटा अगर मैं बात करूं हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेड कलर की होती है हमारे पास में। और क्योंकि इसकी कलर की रेड फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी वेवलेंथ जो होती है ना बेटा वो लॉन्गर होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। फटाफट से कर लो। जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट फास्ट। चलो, आई होप आपने कर लिया होगा बेटा। अब मैं आगे आता हूं बेटा हमारे पास है चैप्टर के अंदर। सर अभी आपने एक प्रिज्म रखा और व्हाइट लाइट से आपने 7 कलर बना के दिखा दिया। व्हाट इफ सर कि हम एक प्रिज्म को सीधा रखे और दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखे तो क्या होगा? तो बेटा यहीं से हमारे पास में नया टॉपिक चालू हो रहा है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। और ये बेटा रिकॉम्बिनेशन बेहतरीन टॉपिक है। रिकॉम्बिनेशन हमारे पास में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है हमारे पास में, इसी को करेंगे। सर रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम्स ऑफ कलर्स टू द व्हाइट लाइट क्या होता है? ये बेटा हमारे पास में क्या है? एक प्रिज्म है। जैसे ही बेटा व्हाइट लाइट यहाँ पे डाली, ये 7 कलर में बिखर गई और हमने इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया, तो जो 7 कलर थे ना बेटा वो दोबारा से क्या हो जाएंगे? एक व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम का क्या है? टॉपिक है। न्यूटन ने शो किया कि अगर आप इसका रिवर्स भी करते हो तो वो भी ट्रू होता है। दैट इज जो 7 कलर्ड लाइट है स्पेक्ट्रम की, उसको आप रिकंबाइन कर दोबारा से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो ये रिकॉम्बिनेशन है 7 कलर्स का, जो कि कहीं ना कहीं पहले प्रिज्म ने प्रोड्यूस किया था, is due to the fact that the second prism has been placed in reverse position। क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिवर्स पोजीशन में रखा है, इन्वर्टेड रखा है। ये हमारे पास में इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड है। तो इस कारण से बेटा ये हमारे पास में क्या हो रहा है? इस फिनोमिना को उल्टा कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में टॉपिक था रिकॉम्बिनेशन का, जहां पर व्हाइट लाइट हमने डाली एक प्रिज्म में, उसने बिखरा 7 कलर निकाले और दोबारा से समेट लिया गया है सेकंड प्रिज्म के द्वारा, दोबारा से व्हाइट लाइट ही चली गई है, ठीक है। अब आते हैं मेरे बच्चे रेनबो के बारे में पढ़ते हैं।
पर इस रेनबो के बारे में पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि आप लोग अभी तक इतना तो समझ चुके हो कि किस तरीके से 7 कलर जो हैं वो बिखरते हैं। और क्योंकि 7 कलर बिखरते हैं तो हम पढ़ेंगे स्काई का कलर क्यों ब्लू होता है। हम ये पढ़ेंगे स्काई का कलर क्यों ब्लू होता है। हम ये पढ़ेंगे कि ओशन का कलर क्यों ब्लू दिखता है। ब्लू है पानी, पानी। श्री 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 1008 हमारे एक गायक है हनी सिंह, जिन्होंने गाना बनाया है, तो उन्होंने बताया कि ब्लू होता है पानी। ठीक है, तो स्काई का कलर ब्लू, ओशन का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है। और इन दोनों को समझने से पहले हम लोग प्रिज्म की वीडियो भी देख लेंगे कि किस तरीके से 7 कलर बिखरते हुए दिखते हैं। तो स्टे ट्यून, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ओके बच्चे, यहाँ पे एक वीडियो दिख रही है आपको, जहां पे व्हाइट लाइट कलर की, देखो व्हाइट कलर की लाइट आ रही है और यहाँ पर हमें पास में 7 कलर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये जैसे से व्हाइट लाइट को हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्रिज्म बढ़ रही है तो 7 कलर देख लो आप, यहाँ पे 7 कलर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको जूम नहीं कर पाऊंगा, पर आप यकीन करो यहाँ पर मुझे ये 7 कलर यहाँ पे दिख रहे हैं, वॉयलेट, ब्लू से लेकर रेड तक, यानी कि कहीं ना कहीं वो 7 कलर यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्रिज्म पे लाइट डाली। और भी वीडियो को देखते हैं बेटा, और भी अच्छे से समझते हैं। चलो, एक और वीडियो मुझे मिली है, ये प्रिज्म है बेटा यहाँ पे रखा हुआ और सनलाइट आ रही है जो कि एक व्हाइट लाइट का अच्छा सोर्स है। तो आपको ये 7 कलर बनते हुए यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। प्रिज्म से ये 7 कलर हमें निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और भी वीडियो दिखा देता हूँ बेटा मैं आपको। ओके बेटा, तो ये भी एक वीडियो दे रखी है जहां पर आपको ये 7 कलर निकलते हुए दिख रहे हैं एक प्रिज्म से। ये दोबारा से वीडियो को देखते हैं बेटा, ये देखो प्रिज्म रखा हुआ, ये देखो 7 कलर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये 7 कलर दिख रहे हैं इस प्रिज्म से। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि 7 कलर हमारे प्रिज्म से निकलते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अब समझते हैं कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। तो बेटा यहाँ पर एक एनिमेशन वीडियो से समझाया जा रहा है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। ठीक है, आपको पता ही है सन जो है बेटा रोशनी देता है। ठीक है, और उस रोशनी जो है वो कहीं ना कहीं 7 कलर से टूटी हुए 7 कलर से बनी हुई होती है। अगर प्रिज्म से हम एक व्हाइट कलर को डालें तो 7 कलर बनते हुए हमें दिखाई देंगे, और ये 7 अलग अलग कलर्स की क्या है, वेवलेंथ्स आपको दिखाई दे रही है। यानी कहीं ना कहीं जो रेड कलर की जो हमारे पास में वेवलेंथ होती है, जो कि मैंने आपको बताई भी थी वो यहाँ पे दिखा भी रखी है आपको, कि रेड कलर की जो वेवलेंथ मिलती है देखने को बेटा अपन को, वो कैसी होती है, हमारी लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारे कलर की दिख रही है मन को कि भैया लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर की दिख रही है। उसके बाद में कुछ हमारे पास में अल्ट्रा वॉयलेट लाइट होती है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज एग्जैक्टली अल्ट्रा वॉयलेट लाइट्स। ठीक है, देखो बेटा, ये हमारे पास में कुछ ऐसी लाइट है, ये कुछ ऐसा एरिया है जो कि विजिबल टू अस है, इसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, सम उसकी वेवलेंथ उससे भी बेटा बहुत ज्यादा होती है ना, तो वो दिखाई नहीं देती। कुछ इंफ्रारेड होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, ये विजिबल है। जैसे कुछ साउंड्स होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती है ना, हमारे लिए वो नॉट हियरेबल है, हम भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं। ऐसे हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही लाइट को देख सकते हैं। और ये विजिबल हमारे पास में क्या है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है जो हम देख सकते हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं अभी विबग्योर। ठीक है, फिर अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, और कुछ हमारे पास में इंफ्रारेड लाइट्स हो गई, वो हम नहीं देख सकते हैं। तो सूरज से बेटा, जो कि व्हाइट सोर्स का एक प्रोमिनेंट सोर्स है, जैसे ही उसने लाइट डाली, ये एटमॉस्फेयर में लेयर के अंदर असली कहानी होती है। जैसे उसने लाइट डाली, हम एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और जैसे ही इस पे लाइट आती है, देखो ये व्हाइट कलर की लाइट आई, तो इसने क्या करा, इस व्हाइट कलर लाइट के अंदर बिखर देती है ब्लू कलर के अंदर। मैं दोबारा बता देता हूं, देखो दोबारा देखो आप, जैसे ही मेरे बच्चे इस व्हाइट लाइट से टकराया, देखो ये छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, व्हाइट लाइट से जैसे टकराएंगे वैसे ही क्या करेंगे, ब्लू कलर की लाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगी। कौन से कलर की लाइट बिखरेगी, ब्लू कलर की। अब जब ब्लू कलर की लाइट बिखरेगी तो अपन को स्काई का कलर कौन सा दिखेगा, ब्लू।
तो ये छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर आउट कर देते हैं, स्कैटर आउट कर देते हैं। और जब ये ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर आउट करते हैं, इसलिए हमें आसमान कैसे कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। समझ में आया? सर हमारा सवाल ये है, ब्लू ही क्यों, ब्लू कलर की लाइट स्कैटर ही क्यों होती है? क्योंकि बेटा वो सबसे मैक्सिमम डेविएट होती है, और सबसे छोटी क्या होती है बेटा हमारे पास में, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है, और अगर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है तो सबसे कम उसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। भैया रेड कलर की सबसे लंबी वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, इससे दूर से दिखाई दे जाता है, हाँ भाई रेड कलर है। ब्लू कलर की सबसे छोटी वेवलेंथ है, और सबसे छोटी वेवलेंथ जो है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये बिखार देते हैं, तोड़ देते हैं, इसलिए बेटा ब्लू कलर हमें दिखाई देता है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है बेटा अपन को इसमें? चलो आगे देखते हैं। देखो ब्लू कलर का लाइट जगह जगह से बिखर रही है, इसलिए हमें कलर दिखाई देता है एटमॉस्फेयर का ब्लू, सॉरी स्काई का ब्लू। ठीक है, इसलिए हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। परंतु यही कहानी हमारी चेंज हो जाती है, रेड कलर का दिखाई देता है हमारे पास में सनसेट और सनराइज के वक्त में। भैया सनसेट और सनराइज के वक्त में रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? इसका रीजन भी एटमॉस्फेयर में गिवन है बेटा। जब हम एकदम एटमॉस्फेयर में होते हैं तो होता क्या है कि हमारे पास में लाइट जो होती है टकराकर वही पहुंच पाती है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा लंबी होती है, और वो लंबी वेवलेंथ कौन सी होती है हमारी? रेड कलर की होती है। और उस वक्त रेड कलर जो होता है आसमान में वो बिखर जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये अंधेरे का वक्त में, मतलब कि सनसेट के टाइम पे है हमारे पास में। जैसे ही बेटा हमारे पास में क्या आया, ये देखो अभी ब्लू ब्लू हो रहा है, ब्लू 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 ब्लू। जैसे ही हमारे पास में बेटा, हमारे पास में रात का समय आता है, रात के समय पे हमारे पास में जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की वेवलेंथ, वो आसमान में बिखरना शुरू होती है। वो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसको बिखेरते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो रेड कलर को क्या करते हैं, स्कैटर करना शुरू करते हैं। और जब स्कैटर करना शुरू करते हैं रेड कलर के पार्टिकल्स, तो हमारा कलर, जो आसमान का कलर है, हमें ऑरेंजिश रेडिश दिखता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है बेटा अपन को इसमें? ठीक है, नाइट वाला मैं आपको और समझाता हूं अच्छे से, आप टेंशन मत लो, नाइट वाला और अच्छे से समझाते हैं अपन। ठीक, देखो जब सूरज डूबने वाला होता है तो क्यों जाके हमारे पास में रेड कलर का हमें आसमान दिखाई देता है? तो बेटा वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है। जब सूरज हमारे माथे के ऊपर होता है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब हमारे पास ब्लू कलर की लाइट होती है। जब हमारा सूरज जो होता है वो हमारे पास में हमारे एकदम डूबने वाला होता है, तब वही व्हाइट लाइट जो होती है हमारे पास में गैस के मॉलिक्यूल्स जो होती हैं उसमें बड़े मॉलिक्यूल्स से बिखरती है, और बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेड कलर, जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस से आ रही है, उसी को ही स्कैटर कर पाते हैं, जिस कारण से हमें कलर क्या दिखाई देता है, रेड। ये देखो यहां से हमारे पास लाइट आई, अब डूबने वाला है सूरज। अब यहां से लाइट आई तो हमारे पास में जो पार्टिकल हैं, गैस के पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, जो रेड कलर की लाइट है, जो रेड कलर की लाइट है, रेड कलर की लाइट को ही डिस्पर्स करेंगे। और क्योंकि रेड कलर की लाइट को डिस्पर्स करेंगे, इसलिए हमारे पास में हमें ऐसा दिखता है कि आसमान किस कलर का हो गया है, रेड कलर का हो चुका है, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स बड़ी चीजों को ही डिस्पर्स करेंगे। कोई दिक्कत है मेरे बच्चे? कोई परेशानी है आपको? तो आई थिंक मैंने आपको ये चीज समझा दी है कि किस तरीके से हमारे पास में चीजें जो होती हैं वो किस तरीके से यहाँ पर डिस्पर्स होती हैं। ब्लू कलर स्काई का क्यों होता है, और शाम के वक्त में रेड और ब्लू क्यों, रेड या ऑरेंजिश टाइप का कलर क्यों बन जाता है। ठीक है, अब आओ बेटा हम देखेंगे ओशन का कलर ब्लू क्यों होता है। क्यों हमें बोलते हैं कि ब्लू है, पानी पानी पानी, पानी तो ट्रांसपेरेंट दिखता है हमें, पर ओशन में ब्लू क्यों दिखता है हमें? ऐसा क्यों होता है कि ओशन जो होते हैं ब्लू होते हैं? ये है वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण। वाटर मॉलिक्यूल्स भी बेटा हमें थोड़ा सा भ्रम पैदा करते हैं। आओ इसको अच्छे समझते हैं। सन के अंदर बेटा ये 7 कलर की लाइट्स होती है, व्हाइट लाइट होती है। ये हमारे पास में बेटा जैसे ही सूरज की रोशनी हमारे पास में पड़ती है वाटर के पास में, तो वाटर में क्या होता है हमारे पास में, वो चीज समझते हैं अपन कि जो ब्लू कलर का जो हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ का होता है ना, रेड कलर क्या करता है, देखो इसमें देखो कितना अच्छे तरीके से कार्टून को समझा रखा है कि पानी जो होता है ना वो रेड
ऑरेंज, येलो, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वाटर के मॉलिक्यूल इन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बच जाता है हमारे पास में ये वाला कलर। ये वाला कलर मतलब जो ब्लू कलर का हमारे पास में क्या है, ब्लू कलर का जो हमारे पास में क्या है बेटा, स्पेक्ट्रम, यानी वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये बच जाता है। अब जब ये कलर बच जाएगा तो दिखेगा भी क्या हमें, यही वाला कलर दिखेगा। तो एक्चुअल में रीजन क्या है कि बेटा हमारे पास में एक्चुअल रीजन यही है कि हमारे पास में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो आपको दिखेगा कि द मेन रीजन फॉर ओशन टू बी ब्लू इज द वे वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एंड स्कैटर द कलर्स ऑफ सनलाइट। बेटा सनलाइट जो कलर्स जो हैं उनको स्कैटर करता है हमारा वाटर, किस तरीके से कि ब्लू कलर जो स्कैटर आउट हो जाते हैं और बाकी कलर एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर मॉलिक्यूल। और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वहां पे जाकर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए बेटा हमारे को ओशन का कलर भी क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? तो आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आते हैं हम रेनबो फॉर्मेशंस पे। ओके बेटा, तो रेनबो फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको पता ही है कि हमारे पास में जो व्हाइट लाइट होती है, अगर प्रिज्म साथ में आ जाए तो वो बिखर जाती है 7 कलरों के अंदर। वही चीज कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में भी होती है। उसी को समझना चाहिए। जब बरसात हो रही होती है और साथ में सूरज भी उग रहा होता है, तब क्या होता है कि जो हमारी रेन ड्रॉप होती है वो नेचुरल प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। और क्योंकि वो नेचुरल प्रिज्म की तरह बिहेव करती है तो उस रेन ड्रॉप से होने वाली लाइट, व्हाइट लाइट जो होती है वो बिखर जाती है बेटा 7 कलरों में। ऐसा ही होता है जब बरसात हो रही होती है। ये देखो बरसात हो रही है, साथ में सनी डे है, तो यहीं पे जो धूप हो रही होती है वहां पर क्या होता है बेटा, व्हाइट लाइट आती है। यहां पर व्हाइट लाइट जो होती है बिखरना शुरू होती है। ये वाला जो एरिया देख रहे हो इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल बेटा, हमारी लाइट जो होती है वो रेन ड्रॉप में इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाने का मतलब ये हो गया कि व्हाइट लाइट जो होती है हमारे पास में वो अंदर की तरफ में से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी रिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद में ये हमें 7 कलर जो होते हैं वो आसमान में रेनबो बनाए दिखते हैं। यानी देखो दोबारा समझ लो मेरे बच्चे, यहाँ से व्हाइट लाइट आई, यहाँ से व्हाइट लाइट आई, इसने 7 कलर में इसको तोड़ा, 7 कलर टूटे इसके अंदर, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद में ये लाइट जो होती है हमारी रेनबो को फॉर्म करती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? चलो आगे कंटिन्यू करता हूं बेटा इस वीडियो को। तो आपको आगे समझ में आएगा कि ये हमारे 7 कलर जैसे बिखरे, ऐसे मल्टीपल रेन के अंदर से ऐसे 7 कलर बनते हैं। और ये 7 कलर बनते हुए हमें क्या करेंगे, एक पूरा रेनबो दिखाई देंगे। रेनबो आपको दिखना तो पूरा सर्कल चाहिए, पर नीचे आपको पता है जमीन आ जाती है, इसलिए हमें हाफ सर्कल बनता दिखता है। दिखना तो पूरा सर्कुलर चाहिए पर नीचे जमीन आ जाती है, इस कारण से बेटा अपन को हाफ सर्कल दिखाई देता है। और रेनबो की एक और चीज, एक खास बात बताता हूं मैं आपको कि रेनबो अगर आपको देखना है, सूरज उगा हुआ है, बारिश हो रही है, तो रेनबो हमेशा आप क्या करो, हमेशा अपना जो पीठ है वो पीछे कर लो सूरज की तरफ। यानी सूरज की तरफ आपकी पीठ होनी चाहिए, जैसे इन भाई साहब की है। सूरज की तरफ पीठ कर लो, सामने की तरफ देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं रेनबो बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो पीठ होनी चाहिए सूरज की तरफ, सामने आपको रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा रेनबो दिखाई देता है। ये रेनबो का कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ हम आते हैं बेटा हमारे टॉपिक पे, जो था मेरे बच्चे द रेनबो। इतनी सारी वीडियोस देख ली आपने और अब हम द रेनबो की बात करते हैं कि रेनबो कैसे बनता है। तो रेनबो जो होता है वो हमारे पास में एक आर्क होता है 7 कलर्स का, जो कि विजिबल होता है स्काई के अंदर, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स। यहाँ पर रेन ड्रॉप जो होती है वो सनलाइट को डिस्पर्स कर रही है, मतलब एक नेचुरल प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही है, एक नेचुरल प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही है। The rainbow is actually a natural spectrum of sunlight in the sky. The rainbow is formed in the sky when the sun is shining. Sun shine कर रहा हो, साथ में बरसात भी हो रही हो। We can see the rainbow if we stand with our back toward the sun. बेटा हमारी पीठ जो होती है वो सन की तरफ होनी चाहिए, तब हमें सामने कहीं ना कहीं रेनबो दिखाई देगा।
A rainbow is always formed in a direction opposite to the sun. Yes, रेनबो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन के तरफ फॉर्म होगा। अगर सन वहां है बेटा हमारा पास में, तो रेनबो यहाँ बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में। सन वहां, रेनबो यहाँ, सन वहां, रेनबो यहाँ, ठीक है। ईच रेन ड्रॉप एक्ट एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म। देखो क्या लिखा हुआ है, हर एक रेन ड्रॉप टाइनी ग्लास प्रिज्म जैसी एक्ट करती है, छोटे छोटे प्रिज्म जैसी एक्ट करती है, और इसलिए लाइट को डिस्पर्स कर पाती है जैसे प्रिज्म करता है, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा हमारे पास में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। ये टॉपिक को देख लेते हैं बेटा। जितनी भी एयर होती है एटमॉस्फेयर में वो सेम टेम्परेचर पे नहीं होती है। कुछ एयर ज़्यादा टेम्परेचर में, कुछ एयर ठंडे टेम्परेचर पे होती है। सम ऑफ द एयर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर कोल्ड वेदर, सम एयर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर कंपैरेटिवली वार्मर। सो द कूलर एयर लेयर्स, जो ठंडी एयर लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, वो बिहेव करती है ऑप्टिकली डेंसर। वो कैसे बिहेव करती है कि वो ऑप्टिकली डेंसर होती है उन लाइट रेस के लिए जहां पर वार्मर एयर लेयर्स होती हैं, और हॉटर एयर लेयर्स हमारे पास में एटमॉस्फेयर जो होता है वो बिहेव करता है ऑप्टिकल रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करता है फॉर द लाइट रेज। अब ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम वाला कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी लाइट चैप्टर में पढ़ा था बेटा, रिफ्रैक्शन में। वही चीज दे रखी है बेटा कि जो ठंडी एयर लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, वो हमारे पास में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करती है उन लाइट रेज के लिए, जबकि वार्मर एयर लेयर्स जो होती है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। सो इन द सेम एटमॉस्फेयर हमें, ओहो एक सेकेंड, एक सेकंड बेटा, परफेक्ट। बस सेकंड लास्ट पेज ही है, उसके बाद लास्ट पेज है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमारे सेम एटमॉस्फेयर में, उसी एटमॉस्फेयर में कुछ तो एयर ठंडी है, कुछ एयर लेयर्स जो है वो हॉटर है, वार्मर है। तो इसलिए डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो बन जाती है हमारे पास में। और जब डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, और जब भी कोई लाइट रे पास होती है एटमॉस्फेयर से डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी के अंदर, तो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। और जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसी से बेटा अर्थ का एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। और जिस कारण से बेटा कुछ फिनोमिना हमें दिखते हैं, हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। स्टार्स में ट्विंकल देखा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है। तो हमें स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। उसका फिनोमिना भी वही है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। ये हमारी धरती का कर्वेचर है बेटा। क्या हो रहा है बेटा, एक सेकंड में इसको रिस्टार्ट करता हूं सिस्टम को, फिर दोबारा से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ओके बेटा, सिस्टम क्रैश हो रहा था बार बार, तो मैंने उसको रिस्टार्ट मार दिया है। आई होप इस बार अच्छे से वर्क करे और कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलो, तो मैं आपको समझा रहा था। ओ माय गॉड, नहीं यार क्या हो रहा है, आई थिंक कुछ फाइल खोलने के बाद दिक्कत आ रही है। एक बार पहले इसे रैंडमली चलाता हूं, ठीक है ना। चलो, सिस्टम को मैं आपको समझा रहा था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में। तो यहाँ पे ये अर्थ का कर्वेचर है, ठीक है बेटा, ये अर्थ का कर्वेचर है। और इसके बाद में मैं आता हूं एटमॉस्फेयर कर्वेचर पे, जो कि ये सपोज करो इस तरीके से कर्वेचर है। ये अर्थ का कर्वेचर और ये उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर, ठीक है। अर्थ का कर्वेचर हो गया, ये अर्थ का कर्वेचर और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर। बेटा लाइट वहां से आ रही है, ठीक है, लाइट वहां से आ रही है, लाइट आ रही है, ये लाइट का स्रोत हो गया बेटा हमारे पास में। जैसे ही बेटा एटमॉस्फेयर में आई, जैसे ही आई एटमॉस्फेयर में, क्या हुई भैया, कुछ तो एयर जो है ना
वो गर्म हवाओं की है। मैं शो करता हूँ हमारे अर्पिता ताई के फेवरेट कलर पिंक से, ठीक है। कुछ तो कलर जो है, कुछ तो बेटा क्या है, पिंक कलर की हमारे पास में क्या है, आई नो आपकी स्क्रीन पर शायद पिंक कलर पिंक नहीं दिख रहा होगा, बट मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये पिंक कलर की कुछ तो हवाएं क्या है हमारे पास में, गर्म हवाएं हैं, ठीक है। और कुछ येलो कलर की ठंडी हवाएं हैं। अब आपको पता है ठंडी हवाएं और गर्म हवाओं के बीच में क्या होगा बेटे बच्चे, भाई ये हवाएं जो होंगी ये अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल पे क्या करेगी, हमारे पास में आएगी। जब हम देखेंगे इसको, हम यहाँ पे खड़े होके देखेंगे तो जो स्टार से लाइट आई वो अलग अलग लेवल पे क्या होगी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगी। कभी तो लाइट बहुत तेज दिखाई देगी, कभी बहुत धीरे, कभी तेज कभी धीरे, कभी बहुत तेज कभी धीरे, जिस कारण से हमें लगेगा कि स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में वो केवल और केवल एक भ्रम है जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ने हमें दिखा रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें बता रहा है। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं अपन एक वीडियो के माध्यम से। चलो बेटा हम आते हैं क्यों हमारे स्टार ट्विंकल करते हैं, व्हाई डू स्टार ट्विंकल की कहानी पे। अगर आप देखो तो बहुत ही इजी चीज है हमारे पास पे कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है उससे बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, जिस कारण से बेटा हमें लाइट जो होती है वो हमें ट्विंकल करते नजर आती है। क्योंकि अभी समझते हैं इसके अंदर कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में एयर की लेयर्स होती है, कुछ वार्मर कुछ कोल्डर, और क्योंकि वार्मर और कोल्डर एयर होती है हमारे पास में, जिस कारण से हमें कहीं ना कहीं लाइट जो होती है वो डिम और तेज होती नजर आती है। देखो ये अर्थ की हमारे पास एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर हमारी जैसे लाइट एंटर करती है तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। अब जब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट होती है इसलिए कभी कभार हमें ऐसे ट्विंकलिंग होते हुए नजर आती है कि ये लाइट जो है हमारे पास में, कि ये हमारे पास में ऐसे कम ऐसे ज्यादा, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं मैं आपको, हमें है ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। सॉरी, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, हाँ सही बोल रहा हूँ, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट्स क्यों नहीं करते। तो ये देखो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है मेरे बच्चे, जैसे हमारे पास में आए स्टार ने लाइट दी, और ये क्योंकि हमारे पास में एयर की लेयर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करती है इसलिए डिफरेंट अमाउंट की लाइट हमें आती है हमारे पास में और डिफरेंट डायरेक्शन पे भी जाती है। जबकि हमारे पास में जो हमारे पास में ज्यादा ब्राइट स्टार है उसकी जो हमारे पास में क्या होगी, हमारे पास में लाइट जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या होगी, ट्विंकल करेगी। पर स्टार की, ठीक है ना, ये देखो आप, ये देखो ये ट्विंकलिंग इफेक्ट है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, इसलिए दिखाई देगा हमें कम ज्यादा होते हुए यहाँ पे ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाई देगा। क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है ना बेटा वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जिस कारण से अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा कंटिन्यूसली चेंज होता है और हमें इन द फॉर्म ऑफ ट्विंकलिंग दिखाई देता है। वहां से ब्राइट लाइट चली, यहाँ पे लेस स्टार लाइट आई, फिर ज्यादा स्टार लाइट आई, डिम फिर तेज फिर डिम फिर तेज, इस तरीके से हमें रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखाई देता है। कोई दिक्कत है बेटा हमारे को, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलो परफेक्ट, तो ये चीज आप समझ चुके हो मेरे बच्चे। ओके बेटा, नेक्स्ट है में बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि हमें कहीं ना कहीं स्टार जो है ना बेटा वो हाइयर दिखाई देते हैं, जबकि वो इतने हाईली प्लेस्ड नहीं होते, वो नीचे प्लेस्ड होते हैं पर हमें दिखाई देंगे हाइयर। और उसको भी अगर हम समझे ऐसा क्यों होता है तो सेम रीजन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बेटा हमारे पास में एक वीडियो है जिसके माध्यम से हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझेंगे, क्यों हमें स्टार जो है वो ज्यादा दूर दिखाई देते हैं जितना वो है ही नहीं। जैसे स्टार तो यहाँ था और जबकि इसको ऊपर दिखाई दिया, जबकि एक्चुअल में स्टार यहाँ था, ठीक है। ये गलत जगह आ गया, तोप से अपने आप को गलत फायर कर लिया इसने, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है उस कारण से लैंड जो लाइट है हमारे पास में वो बेंड हो जाती है, और जब लाइट बेंड हो जाती है हमारे पास में तो इस कारण से हमें ये देखने को मिलता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण पे जो हमारा एक्चुअल में स्टार जहां होना चाहिए वो उससे हाइयर दिखाई देता है। एक्चुअल स्टार पोजीशन यहाँ होती है, हमें उससे हाइयर दिखाई देता है। चलो
इस फिनोमिना को भी समझते हैं कि ऐसा क्यों दिखाई देता है, किस लिए दिखाई देता है। आइए समझते हैं बेटा। हाँ तो बच्चे, तो अपन इस वीडियो में थे, तो हमें क्यों हाई दिखाई देता है उसके पीछे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन का कारण है। एयर डेंसिटी जो होती है बेटा वो हमारे पास में जैसे जैसे हम धरती से दूर जाएंगे वो कम होती जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डेंसर कम हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है हमारे पास में? बिल्कुल। स्पेस क्या है, और भी कम है वहां पे तो एटमॉस्फेयर। तो जैसे लाइट यहाँ आती है बेंडिंग होती है लाइट की, देखो लाइट ऐसे करके बैंड हो गई। अगर हम यहाँ पे होंगे तो हमें क्या दिखेगा भैया कि लाइट जो है वो कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है। लाइट हमें यहाँ से दिखाई देगी, जबकि एक्चुअली में स्टार कहाँ प्लेस है, यहाँ प्लेस्ड है। इस कारण से बेटा हमें क्या होता है, हमेशा जो स्टार होते हैं वो ऊंचे दिखाई देते हैं, एक्चुअली में वो ऊंचे हमें दिखाई देते हैं जबकि वो ऊंचे नहीं होते। दोबारा देख लो बेटा, देखो ये डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयरर मीडियम है, स्टार यहाँ प्लेस्ड है। स्टार से लाइट आई, वो बैंड हुई बैंड हुई बैंड हुई बैंड हुई, और यहाँ पर हम खड़े हैं। तो यहाँ पर जब हम खड़े हैं तो हमें दिखाई देगा अरे स्टार तो ये रहा, सीधे इस जगह पे स्टार है, जबकि है किधर, वो इस तरफ है। इसलिए हमें स्टार जो होता है वो हमें हाइयर दिखाई देता है जहां पर वो है उससे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? ये भी हमारा टॉपिक है जो हमने कवर कर लिया। देखो बेटा, यही कॉन्सेप्ट अपन कंटिन्यू कर रहे थे, अपन उसी को करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो हमारे को इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे नेचर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट होता है। क्योंकि कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट की लेयर चेंज हो रही है, तो वो रिफ्लेक्ट करती है बेटा हमारे पास में, और रिफ्लेक्ट करेगी तो वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से करती है। तो एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट, एक मोमेंट में ज्यादा एक मोमेंट में कम, जिस कारण से हमें ट्विंकलिंग होते नजर आती है। When the atmosphere reflect more starlight toward us, जब ज्यादा स्टारलाइट होती है तो स्टार हमें ब्राइट दिखाई देता है। जब एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट लेस स्टारलाइट तो हमें स्टार जो होता है वो डिम दिखाई देता है। इसलिए वो ब्राइट डिम यानी कि ट्विंकलिंग वाला इफेक्ट हमें दिखाई देता है। द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, क्योंकि बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है हमारे पास में, स्टार जो है हमें हाइयर दिखाई देते हैं जबकि वो उतने एक्चुअली होते नहीं हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। लाइट फ्रॉम अ स्टार जो होती है वो रिफ्रैक्ट या बेंड होती है एट इट लीव्स स्पेस यानी वैक्यूम एंड एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। बेटा वो धरती के एटमॉस्फेयर में आती है, और लाइट जो होती है हमारे पास में वो जब आती है तो बैंड होके आती है। जबकि हमें कहाँ दिखाई देता है स्टार, हमें तो वो स्टार दिखाई देता है एकदम सीध में यानी कि यहाँ पर। तो हमें तो हाइयर दिखाई देता है क्योंकि स्टार की एक्चुअल पोजीशन यहाँ है, क्योंकि वो बैंड होके हमारे पास में लाइट आ रही है और हमें लग रहा है कि स्टार कहाँ है, वो यहाँ है। ठीक है, एयर हाइयर अप इन द स्काई इज रेयर बट द नियर द अर्थ सरफेस इट डेंसर, सो एज द लाइट फ्रॉम अ स्टार कम डाउन, जैसे से स्टार डेटा से लाइट हमारे नीचे आती है तो डेंस एयर जो होती है वो लाइट को क्या करती है, ज्यादा ज्यादा मोड़ देती है। और क्योंकि ऐसा रिफ्रैक्शन हो रहा है स्टार लाइट का, तो स्टार हमें दिखता है हाइयर पोजीशन पे। एक बेटा कॉन्सेप्ट आता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का। बेटा जब भी हमारे पास में हम देखते हैं कि सूरज जो है वो उग रहा है या ढल गया है, तो सूरज उगने से पहले वो यहाँ पे, ये अपना होरिजन वाला इलाका है। होरिजन मतलब जहां आसमान और जमीन मिल रहे हो, जहां आसमान और धरती मिल रही होती है वो होरिजन वाला इलाका हो गया। अगर हम वहां देखते हैं बेटा हमारे पास में, तो यहां पर एक्चुअल पोजीशन है सन की, पर हमारे ये बेंडिंग होके हमारी आंखों को कहां दिखाई देगा, यहां।
यानी ये एक्चुअल में तो होरिजन से नीचे है पर हमें ऊपर दिखाई देगा, ऊपर आ चुका होगा सूरज। और ये भी हमारे पास में ऐसा फिनोमिना है जहां पर हम एडवांस में सनराइज देख लेते हैं, मतलब सूरज उगा नहीं है पर हमें दिखाई, लाइट ऐसे बैंड होके आ रही है, हमें दिखाई देगा कि यार उग चुका है। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम शाम के वक्त में, शाम में वो ढल चुका है, होरिजन के नीचे जा चुका है, पर हमें लाइट बैंड होके आ रही है तो हमें दिखेगा कि नहीं वो भी ऊपर है। पर ज्यादा मिनट नहीं मिलते आपको, 2 मिनट सूरज उगते वक्त, 2 मिनट सूरज ढलते वक्त, यानी टोटल 4 मिनट मिल जाते हैं। वही चीज लिखा हुआ है कि बेटा सन जो है लगभग 2 मिनट बिफोर हमें दिख जाता है एक्चुअल सनराइज से, और 2 मिनट आफ्टर तक दिखता रहता है एक्चुअल सनसेट से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। जो एक्चुअल सनराइज है वो हमारे पास में तब होता है जब सन जो है वो जस्ट अबाउ द होरिजन होता है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेयर हम राइजिंग सन को लगभग 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं एक्चुअली जिससे हुआ है। ऐसे ही हम सन को लगभग 2 मिनट तक देखते जाते हैं जब एक्चुअली सनसेट हो चुका है। इस कारण से 4 मिनट हमें जरा देखने को मिलता है सन। नाउ द लास्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? तो बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट को अलग अलग जगह पे फेंक देना, रैंडम डायरेक्शन में फेंक देना, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट इज स्कैटर जब वो बेटा बहुत टाइप के सस्पेंडिकल पार्टिकल्स में क्या करती है, वो फैलती है। यानी कि बहुत सारे सस्पेंडिकल पार्टिकल जब उसके पाथ में आ जाते हैं तो लाइट इधर उधर बिखर जाती है, लाइट इधर उधर बिखर जाती है, उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आते हैं बेटे बच्चे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे ही हमारा एक इफेक्ट है जो कि हमारे साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है, टिंडल इफेक्ट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बेहतरीन एग्जांपल है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है हमारे पास में वो तब होती है जब उसके पाथ के अंदर पार्टिकल्स आ जाए, मतलब जिस रास्ते वो जा रही है उस पाथ में बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ गए तो स्कैटरिंग हमें देखने को मिलेगी। और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बेटा ये हमें दे रखा है, आपने देखा होगा जब आप एक डेंस फॉरेस्ट में जाते हो तो आपको है ना लाइट पड़ते हुए लाइट की रेज दिखती है, लाइट की रेज आपको ऐसे बनते हुए नजर आती है, ये बीम ऑफ लाइट की तरह एकदम सूरज से, क्योंकि इतना डेंस होता है कि वहां से रोशनी जो होती है ना वो ऐसे कॉलम की तरह बनते हुए नजर आएगी। हाँ ठीक है सर ये लाइट आ रही है, ठीक है। जब बीम ऑफ सनलाइट जो होता है वो एंटर करता है डस्टी रूम थ्रू अ विंडो, देन इट्स पाथ बिकम विजिबल टू अस। जब हमारे पास में एक डस्टी रूम में आता है तो उसका पाथ पूरा लाइट का हमें दिखाई देता है कि हाँ ये लाइट हमारे पास में आ रही है। एंड दिस इज बिकॉज जो टाइनी डस्ट पार्टिकल हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं वो लाइट, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं हमारे आसपास के अंदर। एंड व्हेन दिस स्कैटर लाइट जो होती है हमारे आंखों में एंटर करती है, हमें बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है। टिंडल जो थे उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जब भी व्हाइट लाइट को हम पास करेंगे और कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, मतलब बहुत डेंसली फॉरेस्ट हो जिसमें बेटा 7 कलर की लाइट को अगर आपने पास किया, ठीक है, तो क्या होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल जो होंगे ना हमारे पास में, सस्पेंडेड पार्टिकल जो होंगे हमारे पास में वो लाइट की बीम्स को इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेटा जब हमारी व्हाइट लाइट जो होती है वो जब हमारे पास में स्कैटर्ड सस्पेंडेड पार्टिकल से टकराती है तो ब्लू कलर जो होता है व्हाइट लाइट का वो उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए वो स्कैटर हो जाता है। और क्योंकि उसकी छोटी वेवलेंथ होती है, स्कैटर हो जाता है मेरे बच्चे, इसलिए हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे लाइट गई वहां पे तो उस छोटे छोटे पार्टिकल्स ने लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया, फैला दिया, डिफरेंट डायरेक्शन में फैला दिया। कौन सा कलर फैलाता है? जिसकी हमारे पास में शॉर्टर वेवलेंथ होती है, यानी कि ब्लू कलर को फैला देता है, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूं, व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट क्यों होता है। तो यहां पर आप देखो कि सनराइज के वक्त और सनसेट के वक्त में जो जनरली मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है, केवल रेड लाइट जो होती है ना उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, और क्योंकि उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है तो वो हमारे पास में दिखाई देती है, और इसलिए हमें सनलाइट जो होता है वो सन जो होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है, और स्काई भी क्या होता है, हमें रेड कलर का दिखाई देता है। इसको भी मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूं।
जब भी सन और सराउंडिंग स्काई जो होता है बेटा वो हमें इसलिए रेड कलर का दिखाई देता है सनराइज और सनसेट पे, बिकॉज उस टाइम पे जो मोस्ट कलर होता है हमारे पास में सनलाइट का, जो ब्लू कलर होता है वो स्कैटर आउट हो चुका होता है ऑलरेडी हमारे लाइन ऑफ साइट से, यानी देखने की क्षमता से पहले ही ब्लू कलर तो गया। एंड केवल रेड कलर हमारे पास में डायरेक्ट सनलाइट बीम के तौर पे हमारे आंखों तक पहुंच पाता है उस टाइम पे, सनराइज और सनसेट के टाइम पे। जब सन जो होता है वो होरिजन के पास होता है तो सनलाइट जो होती है उसको सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है एटमॉस्फेयर से हमारे पास पहुंचने के लिए। और क्योंकि इतनी लंबी जर्नी सनलाइट जर्नी करती है तो जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है ब्लू कलर कि वो स्कैटर आउट हो जाती है हमारे पास में, और हमारे पास में हमारे को दिखाई नहीं देती है, स्पेस में गायब हो गई। ठीक है, जिस कारण से हमें केवल लॉन्गर वेवलेंथ यानी रेड कलर की लाइट ही एटमॉस्फेयर में एंटर कर पाती है और स्कैटर होती है, जिससे हमें रेड कलर का एटमॉस्फेयर दिखाई देता है। डेट्स कंप्लीट योर चैप्टर बेटा। नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जल्दी करेंगे।